बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे पर गवादर थे, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, साद रफीक साहब की जानिब से जो आज एक बयान दिया गया कि हुकूमत डिसॉल्व करने का हम सोच रहे थे, उसी हवाले से इसी निशस्त में आपने भी बात की और आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब एक वक्त आया जब वो हुकूमत तोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो नाजरीन को दिखाते हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। प्ले कीजिए। अब ये खबर है और मैं अपनी खबर पे बिल्कुल पक्का खड़ा रहूंगा। जो कल गुजर गया उस दिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। हमारे पास रास्ता मौजूद था, उस रास्ते पे गौर भी किया गया था कि बजाय फ्यूल प्राइसेस में इजाफे के हम आम इंतखाबात के अंदर चले जाएं और किसी की कोताही, नाकामी, गलती, नालायकी उसका ढोल अपने गले ना डालें। मुस्लिम लीग नून के चंद अहम वज़रा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब कह रहे थे कि जल्दी इस मुकाओ इसको, जितनी जल्दी इसको मुकाओ। अभी इमरान खान की तारीख वारीख आगे पीछे उसको साइड पे करके जान छुड़ाओ असेंबलियों से। किसी को शौक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कि वो अपने पॉलिटिकल क्रेडिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे, कोई भी नहीं करता। अगर हम छोड़ के निकल जाते जिसपे हम संजीदगी से गौर कर रहे थे, इमरान खान साहब ने सब्र ही नहीं किया, उन्हें लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी आया हुआ था। मियाँ साहब कह रहे थे कि जितनी जल्दी इसको मुकाओ, जान छुड़ाओ असेंबलियों से। केयर टेकर आते तो वो आते 90 डेज के लिए। 90 डेज पाकिस्तान के पास नहीं थे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता था। अब भी आप देखें, इतना कुछ करने के बावजूद एफर्ट हो रही है डे एंड नाइट कि IMF का एग्रीमेंट मिल जाए। उसके साथ ही कुछ और भी सपोर्ट फ्रेंडली कंट्रीज की मिलेगी, लेकिन लोग IMF की तरफ देख रहे हैं। गुजरे कल या परसों में असेंबलियों ने टूट जाना था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डेट्स थी और ये बहुत बड़ा फैसला है। और हम एक सियासी जमात नहीं है, हम सियासी जमातें हैं और हमारे अपने अपने स्टेट्स और अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, अपनी अपनी प्रोफाइल है। हमने ये कलेक्टिव डिसीजन किया है, बहुत भारी बोझ है। ये उतार के फेंकना आसान था और इसको अपने सर पे ले लेना बहुत मुश्किल था। जो कल गुजर गया, नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। तो ये मुश्किल काम हमने किया है। हम अपनी ऑल आउट एफर्ट करेंगे कि चीजों को एट अर्लीस्ट इम्प्रूव करें। जी सर, जो साद रफीक साहब बात करें, क्या वाकई यही वजह है कि असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की गई क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है, या इसके पीछे कोई और वजह है? चलें जी, आज तस्दीक तो हुई इस बात की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका ये मौक़िफ़ था कि असेंबलियों को, और इसीलिए इमरान खान साहब ने 20 मई को ऐलान नहीं किया था। और साद रफीक साहब ने आज गुफ्तगू में उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो ये फैसला कर लिया था, लेकिन इमरान खान साहब को जिद थी कि लॉन्ग मार्च किया जाए, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने दूसरी बात भी कही कि पाकिस्तान मतलब हम इसलिए रुके कि पाकिस्तान, और ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी अब यही है, साद रफीक साहब अकेले नहीं है, लेकिन हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और बाकी उसमें इत्तेहादी हैं, और कब तक हैं ये एक सवालिया निशान है। उनका कहना यह है कि हमने फिर फैसला किया कि नहीं, हमने पाकिस्तान को बचाना है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान ऐलान ना करते लॉन्ग मार्च का, इमरान खान ऐलान ही ना करते, तो ये हुकूमत तो घर जा रही थी। नवाज शरीफ साहब के फैसले के मुताबिक तो हुकूमत घर जा रही थी। देखिए ना, दो अलग अलग बातें हैं कि क्या IMF निगरान हुकूमत से करता और पाकिस्तान को बचाना था, या यह है कि इमरान खान साहब की जिद की वजह से इन्होंने कहा कि हमने खिदमत करनी है, और खिदमत करने पर तैयार हो गए सारे के सारे। और साद रफीक साहब ने वजाहत भी की कि मुस्लिम लीग नून में सारी की सारी पार्टियां, MQM भी साथ, बाकी सारे। तो एक बात, एक खबर की तो तस्दीक हुई। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, ये घाटे का सौदा किया इन्होंने, इन्होंने घाटे का सौदा, असेंबलीज डिसॉल्व ना करके, असेंबलीज डिसॉल्व ना करके। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। और इस पे आने वाले दिनों में इनको दुख होगा। अच्छा, इस फैसले पे दुख होगा कि इन्होंने उस वक्त असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की। इनको डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी। अब इनके गले में एक ढोल पड़ गया जो ना बज रहा है, ना उसमें से आवाज, अब ढोल है बस। ठीक है, और वो ढोल जो है उसका पोल, मतलब अजीब सा एक मामला है जिसमें वो अटक गया है सारा कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, एहतसाब के मामलात इस मुल्क में चलेंगे।
अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के मामलात आगे चल, हाँ ये भूल जाए कोई कि एहतसाब खत्म हो गया और उसमें इमरान खान की हुकूमत के लोग भी हैं, उसमें जो गड़बड़ अगर हुई है तो वो भी हैं, लेकिन ये जो एहतसाब का सारा खेल वेल ख़त्म करने की कोशिश हुई है, ये किसी ना किसी अंदाज में ये आगे होगा। ठीक ठीक। पाकिस्तान एक रियासत है। दूसरी बात यह कि फैसला इनका गलत था, मेरा तज्जिया है, और तज्जिया हो सकता है बहुत ज़बरदस्त आने वाले दिनों के अंदर 11-12 महीने में जो है वो पाकिस्तान के अंदर शहद की दूध की नहरें बहें, करप्शन, नए करप्शन स्कैंडल्स ना आए, मतलब बहुत अच्छा हो जाए, मुमकिन है, ठीक है, लेकिन मेरा आज के दिन ये तज्जिया है कि इन्होंने फैसला गलत किया। अच्छा। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो जो इमरान खान साहब के दौर की जितनी गड़बड़ और जो भी मामलात थे और जो उनके दौर के अंदर शुगर कमीशन और बहुत पंजाब के अंदर करप्शन के केसेस, बहुत कुछ हुआ, उनके वजीरों ने, कई वजीरों ने कम लूटमार की है, लेकिन ये कि वो सारा का सारा दब गया, सारा का सारा भूल गया। उसकी वजह यह है कि जो कुछ इन दिनों में हुआ है उसके नतीजे में तो वो कुछ किसी को फुर्सत भी नहीं कि वो याद करे और सोचे भी कि जो गजब अब लोगों के सरों पे ढाया जा रहा है। तो इन्होंने वो, फिर दूसरी बात, एक और खबर, इशारों का नाम मैं बात करूंगा और ज्यादा उसको मैं नहीं चाहूंगा। ये भी एक आध दिन पहले ऐसे ही इस मुल्क की आला तरीन सियासी क़यादत जो है उसकी कहीं मीटिंग हुई गैर सियासी क़यादत के साथ। अच्छा। कोई मेरे ख्याल से कोई सलामती वगैरह वो था कुछ, मैं उस पर कोई ऐसी कोई बैठक हुई, तो उसमें गपशप ज़ाहिर लगती है, तो उसमें दो वज़रा ने और एक सियासी जमात के सरबराह ने, उन्होंने कहा जी ये इमरान खान जो हैं ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं और ख़ास तौर पे मुक़्तदर हलकों और शख्सियात के बारे में, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके बारे में जो बात कही जा रही है वो हमारा खून खोल रहा है उस पर। अच्छा। तो आप बराह करम हमें इजाजत दें, हमें टास्क दें, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ टास्क, कि हम यहां पे इमरान खान को, ये जो हो रहा है, मतलब जो बातें हो रही हैं ना उस तरफ से, आप लोगों को, हमारा दिल रो रहा है, तो हम से सुना नहीं जा रहा। तो जो गैर सियासी शख्सियात थी उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आप गवर्नेंस और बाकी मामलात पे तवज्जो दें और हमारे गम में ज़्यादा अपना खून मत जलाएं, आईन और कानून अपना रास्ता खुद ले लेगा। सही। तो ये कुछ धचका था सियासी शख्सियात के लिए कि ये क्या, इतना कुछ कहा जा रहा है और इतना कुछ हो रहा है और उसके बाद आगे से ये जवाब आए, रिलैक्स काम में, ये महंगाई वगैरह बाकी इश्यूज, अवामी मसाइल और जो भी आइन और कानून को। तो ये बात जो मैं पहले भी कहता हूं कि न्यूट्रलिटी हर तरफ है, तो वो जो है वो उसके ऊपर तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। वो कह रहे हैं, उनका ख्याल था कि मतलब हम ये बात पूरी तकरीर हुई ना पहले पूरी, एक मतलब एक साहब ने तो बड़ी दुखी मतलब कहा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हम सुन रहे हैं, हमारे कानों में तो मतलब जैसे शीशा होता है ना, पिघला हुआ शीशा, हम सुन नहीं सकते इस तरह की बातें आपके बारे में। अच्छा। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, कोई बात नहीं, आप आए अपनी गवर्नेंस वगैरह, खुदा हाफिज। अब ये अजीब सा मामला हो गया, ये अजीब सा मामला, देखें ना ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है। तो आइन और कानून अपना रास्ता खुद लेगा, मतलब अदारे मुख्तदर हल्के वो उनको हाँ वो चिल अपनी जगह चिल कर रहे हैं, आप भी काम पे हमें मतलब अपना जो है आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, हमारी फिक्र ना करें, आप अपना मतलब हमारे सर पे रख के ना करें कुछ, तो आगे आइन और कानून ही करेगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, अब मसला ये है, बात सही भी थी। अच्छा, इनको भी जाहिर होगा कि भाई इस तरह की बातें हो रही हैं अगर,
इमरान खान साहब की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से इतनी सख्त बातें हो रही, तो हम पहले पूछ लें इनसे, फिर कुछ करें। उन्होंने कहा नहीं, आराम से, आईन और कानून, आप कुछ ना करें, आईन और कानून फिक्र ना करें। तो अब मसला ये है कि ये जो मैं कह रहा हूं ना कि घाटे का सौदा, उसकी वजह है, अल्लाह करे कि IMF के साथ मुआहदा हो जाए जो एक आध दिन में होना था, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज गवादर में तकरीर की, का सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन के साथ थी, फिर उनकी बाकी जगहों पे थी। बाकी ये इसको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए था ये आने वाले दिनों के अंदर। अगर ये इमरान खान साहब के दौर का मुआहदा था और अगर उसमें ये सारी बारूदी सुरंगें और ये और वो जो फटती जा रही हैं, जो रोज फटती जा रही हैं, और अवाम उसमें बर्बाद होते जा रहे हैं, और आगे वो रिलीफ और वो बिल चैलेंज होंगे, और उसमें देखते हैं आगे क्या होता है, वो एहतसाब का वो भी मामला, और ये जो मसला है ये हल होके ही नहीं दे रहा। अच्छा चले फर्ज करें हो गया ना, मतलब ये पाकिस्तान के साथ IMF की डील हो गई, वो कानून भी पास हो गए, एहतसाब वाला बिल भी चले हो गया, तो अब क्या करना है, अब क्यों बैठे? देखिए ना, सवाल है ना, क्योंकि अब तो पाकिस्तान चल पड़ा ना तरक्की की राहों पे, ऊपर तरक्की के, हाँ, मरीज से आगे निकल गया। तो बात यह है कि फिर अब क्या करना है, साल सवा साल। तो एक जो है ना वो बस एक जज्बाती या क्या किस अंदाज में फैसला हुआ, लेकिन वो गलत फैसला हुआ। अब उसके नतीजे में एक तो IMF का मुआहदा नहीं हो रहा, और खुदा जाने उस मुआहदे में और क्या शराइत है अभी। अच्छा, बजट आज पेश हुआ है, ये पहले बजट था ही नहीं शायद, और अल्लाह करे यही बजट आखिरी हो, इसके बाद कोई मजीद कोई मुसीबत ना आ जाए सर पे। पता चला उन्होंने कहा ये भी और कर दो, ये आखिरी शर्त हो, अल्लाह करे आखिरी शर्त हो, ठीक है ना। और इसके बाद उनकी तरफ से एक स्टाफ लेवल तो आ जाए ना जी। वो जो शुरू में उनका होता है इलामिया टाइप की चीज होती है। लेकिन मसला ये है कि इसमें आज जो ये सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स, अच्छा अब सुपर टैक्स, ये मैं इसको समझने से, अब जाहिर है हम तो क्या इस पर बात करें, सीमेंट, स्टील, LNG, शुगर, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंक्स, अच्छा केमिकल्स। अब कौन सी चीज, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि कौन सी शय ऐसी है जिसमें केमिकल्स यूज नहीं होते। हाँ। अच्छा, फिर तंबाकू, फिर बेवरेजेस, अच्छा इनके ऊपर जो है ये इनके ऊपर लगा दिए गए 10%, 29% पहले ही था, तो अब 10 और लग गया तो 39% हो गया। 39%। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं इंडस्ट्रीज के ऊपर मुसीबतें, दुश्वारियां और टैक्सेस हैं, एक होता है ना बाहर से आके आप इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, कहां सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मुसीबत खड़ी है, एक तो सार्फिन जो इन्होंने इस्तेमाल करना है उनके लिए अजाब खड़ा हुआ है, और दूसरा ये है, अच्छा जो टैक्स नहीं देते वो मजे में है, जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर ही टैक्स और डालते। तो अब ये जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले 29% अब 39%। अब मुझे ये बताएं कि एक आदमी टेक्सटाइल का काम करता है, उसकी बिजली, उसकी गैस, और उसके ऊपर ये जो उसके टैक्सेस, उसके प्रॉफिट्स पे, और इसमें 90% या 95% वो सार्फिन की तरफ चला जाएगा जी। तो देखना बैंक के ऊपर, बैंक के जो प्रॉफिट, मतलब आप अपना पैसा जाके बैंक से निकलवाएं ना तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। आप कहेंगे मेरे पैसे थे तो चेक के दो, उसके ऊपर भी टैक्स है। आप कहेंगे पैसे यहां से यहां ट्रांसफर कर दो, उसमें भी टैक्स है। अब मसला यह है कि उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या पाकिस्तान में रहेंगी या पाकिस्तान से, मैंने पहले भी कहा था, और पहले भी बात ये हो चुकी है चंद साल पहले, और बड़ी मुश्किलों से ये इंडस्ट्रीज संभली थी कि वो शिफ्ट कर रहे थे पाकिस्तान से, कि जहां पर उनको बिजली मुयस्सर है, जहां तेल सस्ता मुयस्सर है, जहां पे उनको सस्ती लेबर मुयस्सर है, लोग, तो वो यहां क्यों करेंगे काम? मतलब क्या इंसेंटिव है कि यहां पर आप जो पैसा कमाएं उसमें से आप 40% हुकूमत को दे दें टैक्स? तो लोगों को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्टमेंट कोई भी करे? ये खुद नहीं करते तो ये खुद अपनी करें ना, इंडस्ट्रीज लगाएं ना, जो छोटी मोटी यहां लगी हुई है, बाकी तो बाहर है जायदादें।
बहुत बड़ी तादाद में आपकी अशराफिया की। अब मसला यह है कि इसमें जुलाई के लिए अभी जो है वो गैस नहीं है, ऑयल, एलएनजी, ये क्राइसिस पैदा हो रहे हैं और पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है। खुश इसी बात पे हो रहे हैं कि जी लोग सड़कों पे नहीं निकले। मैं हैरान हूं, इस जुमले पे हैरान हूं। और कर्जा मिल गया। नहीं, कर्जा मिल गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का मंसूबा नाकाम कि लोग सड़कों पे नहीं निकले महंगाई में। कितनी जबरदस्त बात है। यानी लोगों को अगर इसका मतलब है कि उनके ऊपर 5,000 टैक्स और लगा दिए जाएं तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या जबरदस्त बात है। कितनी कमाल की बात है ना। लोग घरों में मर गए, घरों खुदकुशियां कर ली, लोग बाहर नहीं। ये अजीबो गरीब बात। ये भी तय नहीं हो रहा कि क्या कोई आईएमएफ मजीद शर्त डाल सकता है दरमियान में या नहीं डाल सकता, क्योंकि इस तरह सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो आईएमएफ का, तो कहीं पर कोई बात ही नहीं हुई कि जी इसको रीनिगोशिएट कर। मतलब जवाब क्या है कि हम इसीलिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुख दर्द हमारे सीनों में इस तरह से था कि हम देखा नहीं, पाकिस्तान को हमने बचाना है मिलके, इसलिए हम रुक गए। और फिर उसके बाद तवील कतार वजारतों की और मुशावरतों की और सूबों की और हुकूमतें और ये और वो आपको नजर ही आ रहा है। किसी एक तरक्याती स्कीम, किसी एमएनए, एमपीए, खर्चा, किसी किस्म का कोई लेन देन हिसाब किताब बंद नहीं हुआ। सारा का सारा जो है वो अवाम के सरों पे डाल दिया। ये गलत फैसला हुआ है। और आने वाले दिन जो हैं वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ठीक है ना। अब वो इसहाक डार साहब आते हैं तो अब आने से बजट तो होगा, अब क्या करना है, ठीक है। वो तो चल रही है बातें, वो पहले आ जाते तो शायद काबू कर लेते। लेकिन यह है कि बहरहाल ये अब आगे कैसे जाना है ना ये इनको पता है ना आवाम को पता है। किसी को कुछ नहीं पता कि कल डॉलर कितने का होगा। सुबह उठे तो बिजली महंगी हो गई, कराची में पड़े हैं। मतलब कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन चला रहा है मुल्क और कैसे चला रहा है और क्या चला रहा है। किसी को अंदाजा था कि आज ये सुपर टैक्स गिर रहे हैं सरों पे? नहीं। किसी को अंदाजा है कि अचानक पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ जाए, उस पर जीएसटी लग जाए तो क्या होगा? पेट्रोल पर जीएसटी लग जाए या वो कहेंगे जी 5 रुपए नहीं, ऐसा 10 रुपए, 50 रुपए एक साथ कह दिया है मैंने फिर, क्योंकि रिटर्न में कोई चीज नहीं है अभी तक। तो अल्लाह करे कि ये इस मुसीबत से ये भी निकले और कौम भी निकले। लेकिन कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है आगे, और कोई इरादा नजर नहीं आ रहा सवाए इसके कि इमरान खान ये कर गया जी। अच्छा, जो इमरान खान कर गया तो उसके ऊपर भी जवाब आ गया कि आईन और कानून रास्ता लेगा सर, बिल्कुल। तो अब वो भी अजीब ही मामला हो गया वो भी। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि जो मैं बात हमेशा कहता हूं और मैं दोबारा कह रहा हूं कि बहुत तजर्बाकार और बहुत वेल कनेक्टेड रीजनली और इंटरनेशनली शख्सियात बैठी हैं, लेकिन वो हुकूमत में बैठी हैं ना बहुत से भी सारे। ये तो यानी आप सोचें ना, हुकूमतों में रह के तजर्बाकार। अब मसला ये है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंसों के और बयानात के और ट्वीट्स के। उनमें से कोई शख्स जो है आपको भाग दौड़ करता नजर नहीं आ रहा कि हम कतर जाएं, जरा हम एक चक्कर लगा के आए मॉस्को का, हम जरा देखें कि आगे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे जो कुछ होना है वो। हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम क्या करते 4 महीने में, हम क्या करते 8 महीने में, हम क्या करते 10 महीनों में, हम क्या करते ये करते करते करते। और उससे पहले बहुत कुछ होगा, उससे पहले बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो सवाल यह है कि ये घाटे का सौदा इस मरहले पे मैं नहीं समझता कम से कम कि जो सियासत जिस रुख पे जा रही थी, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए, जो एक उनका एक बयानिया बन रहा था इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, पॉपुलर बयानिया होता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं, हम ये हैं वो पूरा, हम मामला ठीक करेंगे, वो देखें खराबी है, वो देखें पंजाब में उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है, वो और 100 चीजें, नदीम बाबर है, फलां। लोगों को तो नाम भी भूल गए सारे, वो फराज साहब वो भी भूल गई, नाम निकल गए ना सारे लोगों के, और मसले मसाइल आ गए सामने। अब इशू ये है कि ये इन्होंने घाटे का सौदा किया, ठीक है। और उसमें आप ये देखें कि अभी
कीमतें कहां जाके रुकेंगी खुदा जानता है। यानी उसमें कागज से लेके केमिकल्स में आप खुदा जाने कहां कहां पे केमिकल्स के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, सुपर टैक्स लगा। अच्छा, जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे थे 29% 39% कर दिया, 10% और। अच्छा, बैंकों के प्रॉफिट पे लग गया, अच्छा उस पे लग गया, उस पे लग गया। इसमें से ये सारा कहां से वो लेंगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस कहां से लेंगी वो, क्योंकि कॉर्पोरेशन कैप्चर भी है ना, रेगुलेटर कैप्चर भी है। मतलब रेगुलेटर होते हैं ना कि जो कोशिश करते हैं कि ये सार्फिन पे नीचे गरीबों पे ना जाए, लेकिन जब रेगुलेटर्स ही उसका हिस्सा होते हैं, यहां तो मुल्क में तो रेगुलेटर्स भी उसी का हिस्सा होते हैं ना, उसी मतलब जिन्होंने किसी अदारे को चेक करना है वो उन्हीं के साथ मिला हुआ है, तो वो पता चला कि वो जनाब वो तो रेगुलेटर अवाम पे सारा बोझ, अवाम सारा पब्लिक पे। और उसके नतीजे में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसी को उसकी ऊपर तो बिल्कुल छोड़ छाड़ के साइड पे बैठ गए और उसकी कुछ तवजीह नहीं दे पा रहे कि हमने सवाए इसके कि मतलब है कि मुद्दत पूरी, मतलब मुद्दत एक मुद्दत क्या 4 मुद्दतें पूरी करें, लेकिन मसला यह है कि वो मुल्क का क्या हो रहा है इस दौरान। और मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप फर्ज करें इमरान खान अभी घर पे बैठ जाएं तो बाकी करने को क्या रह गया है, कुछ है ही नहीं ना, कोई बात करने को ही नहीं है कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। एक जगह नहीं पॉज का बटन दब जाता कि बस बैठे हैं आराम से, और ये किया पिछले हुकूमतें, अब लोग भी बेजार हो गए सुन के कि यार एक मिनट, ये क्या रोज आ जाता है, ये क्या मुसीबत है। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि रशिया, देखें रशिया से ये दुनिया बहुत तेजी के साथ, मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिस्ट इस हफ्ते का जो आया है, मैं इकोनॉमिस्ट ये 25 जून से 1 जुलाई तक का जो इकोनॉमिस्ट, ये मारूफ बरतानवी जरीदा, द राइट वे टू फिक्स द एनर्जी क्राइसिस, ये उसका टाइटल है, अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें तो, ठीक है, द राइट वे टू फिक्स द एनर्जी क्राइसिस। दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। अच्छा, यहां पर आज मैंने बयान कि खुदा करे कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाए, मतलब जब तक जंग चलती रहेगी तो तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मतलब ये किस कदर अजीब बात है कि वहां पर मसाइल, अगर जंग खत्म हो गई तो फिर हमारे मसाइल कम होने के इम्कान हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि हम आराम से, बहुत आसानी से हम रशिया से ऑयल ले सकते थे और ले सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अंकल सैम से डरे मत कि वो अंकल सैम जो हैं वो आएंगे और हमें कान से पकड़ के। देखें, बात यह है कि हम बतौर एक रियासत हमें कुछ फैसले करने हैं, और आप ये देखें कि इसमें एक ब्लूमबर्ग की 2 स्टोरीज हैं आज, ब्लूमबर्ग की। पहली स्टोरी यह है उनकी कि पाकिस्तान प्लान्स वेव ऑफ टैक्सेस टू हेल्प मीट IMF बेल आउट गोल्स, ये ब्लूमबर्ग। आज जो टैक्सी लगे हैं उसके ऊपर ब्लूमबर्ग की स्टोरी पहली, ठीक है। 10% टैक्स इंपोज ऑन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्टील, बैंक्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टफ डिसीजन टू सेव इकोनॉमी, ये ब्लूमबर्ग। दूसरी ब्लूमबर्ग की दूसरी स्टोरी पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान अब माशी तौर पे बैनुल अक़वामी जरायद में ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान फेसेस डीपर पावर क्राइसिस एज LNG बिकम्स टू एक्सपेंसिव, टेंडर्स फॉर जुलाई स्क्रैप्ड ऑन हाई प्राइसेस। जुलाई में आपके पास LNG का के टेंडर नहीं खुल रहे जुलाई के लिए। LNG का क्राइसिस पैदा होने वाला है, बिजली का, अगले महीने, ठीक है। नेशन इज ऑलरेडी टेकिंग एक्शन टू टैकल वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स, पहले ही ब्लैकआउट्स हैं, लेकिन जुलाई में चूंकि टेंडर नहीं खुले LNG के, ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इसलिए जुलाई के महीने में बिजली का बड़ा बहरान मुल्क में पैदा होने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। फिर उसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जब फैसला करना होता है ना मुल्कों ने, और सफारतकारी करनी होती है तरीके से, अगर आप रशिया से फर्ज करें पैरेलल, आप रशिया से एक ऑयल की बात करें इस वक्त, तो आपका क्या ख्याल है, आपके ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा? इंडिया पे लगा दी, चाइना पे लगा दी, देखें, और
और कमाल की बात आप देखें कि ये जो मैप है, जो मैंने कल भी दिखाया था कि और इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, सामने रखना इसको, कि इंडिया जो है वो वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है वो ऑयल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, पोर्ट ऑफ मुंबई, ये सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा है, पूरा क्रॉस करते हुए अगर इस मैप को हम देखें, और ये 8,675 नॉटिकल माइल्स ये पूरा ऊपर से क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, और फिर ये इंडिया पहुंच रहा है, ठीक है। और दूसरा जो प्लान कर रहे हैं वो प्रपोज्ड, ठीक है ना, और वो प्लान कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक, वो साइट पे, यानी वो ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी से गुजरते गुजरते ऊपर वो मशरकी रशिया तक, यानी इंडिया जो है वो दो रास्ते प्लान कर रहा है। अभी एक रास्ते से आ रहा है एग्जिस्टिंग, और एक फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि आप देखें, कमाल की बात कि आप अगर पाकिस्तान अगर चाहे तो वो ऑयल के लिए उसको मतलब बताएं कि रशिया से ऑयल कैसे आएगा, कौन से टैंकर्स लाएंगे, कैसे होगा, क्या मतलब हमारा क्या ताल्लुक, हमारे पास तो कभी रशिया से ऑयल ही नहीं आया, कभी ऐसा हुआ है रिफाइनरी नहीं हुई। अब जनाब कमाल देखें, रॉयटर्स की खबर, 15वीं खबर हमारी, रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं, सेफ्टी कवर किसका है, दुबई की कंपनी का। दुबई की कंपनीज जो हैं वो इंडिया तक रशिया के ऑयल टैंकर्स को पहुंचा रही हैं। अच्छा, हैं वो यूएई की कंपनियां, दुबई फुजैरा में बेस्ड है, फुजैरा की कंपनी है, उनके साथ कांटेक्ट कर लें आप। अभी पाकिस्तान से कोई जाए, जाके वहां यूएई में बात करे कि जी ये कंपनी के साथ आप हमें रशियन ऑयल के, वो रशियन ऑयल आपको पहुंचा जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी खबर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड, मजीद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल, 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वॉशिंगटन पोस्ट जो 20 स्टोरी है कि रशियाज ऑयल अर्निंग्स आर बूमिंग, द यूएस एंड यूरोप नीड अ न्यू प्लान। रशिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, उनकी बूमिंग ऊपर जा रही है सारी उनकी जो अर्निंग्स हैं, और अमेरिका और यूरोप को नया प्लान चाहिए। फॉरेन अफेयर्स बड़ा जरीदा अमेरिका का जो इस माह का है, द न्यू एनर्जी ऑर्डर, हाउ गवर्नमेंट्स विल ट्रांसफॉर्म एनर्जी मार्केट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात यह रॉयटर्स कि फिर उसके बाद 23वीं, रशिया सीक्स न्यू फ्यूल मार्केट्स, रशिया नए फ्यूल मार्केट्स को देख रहा है, कहां पे, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में, यूरोप क्योंकि बंद हो गया, और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हम यहां पे रिफाइनरी तक, यानी हम रिफाइंड ऑयल इन जगहों पे जहां पे मौजूद है पहुंचाने को तैयार है, ठीक है। लेकिन मसला ये कि बात करे कौन, आपने आईएमएफ का अपने गले में ऐसा एक तोक डाल के आपने इतनी शराइत मान ली, आप उनसे सिर्फ ये कह देते ना, अगर जाके देख, काफी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आपके लोगों ने बात ही नहीं की, आपके लोगों ने हाँ बात ही नहीं की कोई, कहते वो सिर्फ ये कहते, आपके लोग ये कहते कि हमारे यहां जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है, हमारे पास जो ब्लूमबर्ग स्टोरी दे रहा है कि अगले महीने ब्लैकआउट्स होंगे पूरे मुल्क में, ठीक है। मसला यह है कि अभी से हो रहे हैं ब्लैकआउट, अभी से 12 घंटे 8 घंटे, तो अगले महीने तो बंद, एलएनजी है ही नहीं ना, तो आप अगला महीना तो एक क्राइसिस में आ रहा है, ठीक है। और उसकी तैयारियां क्या हो रही है, तैयारी ये हो रही है कि इमरान खान ने पता नहीं किस महीने में ये फैसला चूंकि नहीं किया था, इसलिए इस अगले महीने जुलाई में हम पहले से बता रहे हैं कि ब्लैकआउट्स होंगे पूरे मुल्क में। अच्छा, इसमें फौरी तौर पे हंगाम, रियासतें होती हैं, उनकी लीडरशिप डायनामिक लीडरशिप फैसले करती है फौरन, खासतौर पे एक से ज्यादा जमातें हों, एक्सपीरियंस्ड हों, वही इस बात पे खुश नहीं हो रहे होते कि लोग सड़कों पे नहीं निकले, देखें जी, और देखें जी वो हमारे साथ देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट कितनी खुश है, या ये देखें ना कि जी वो जी
जो है वो हम 12 महीने या 18 महीने या 5 साल हुकूमत करेंगे, कोई भी पार्टी। इसी वक्त फौरी तौर पे जो मैंने आपसे कहा ना कि अरब ममालिक, रशिया, ऑल्टरनेट ऑप्शंस और अमेरिका को जाके बताया जाता। ये ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है, उस इजलास में शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने उन्होंने कहा कि ब्लॉक की सियासत हम दुनिया में नहीं होने देंगे। ब्लॉक की सियासत में क्वाड भी आता है ना, बिल्कुल। उन्होंने कहा ब्लॉक की सियासत सर जंग वाली नहीं होने देंगे दोबारा, चाइना नहीं होने देगा। और इकोनॉमी को हाँ, नहीं, वो तो पुतिन ने कहा था, वो पुतिन ने कहा था। शी जिनपिंग ने जो स्पीच की है ना, चाइनीज प्रीमियर, उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक की सियासत नहीं होने देंगे। अच्छा। और ये मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इसको ये बताऊं कि उसमें वो सुनते रहे बैठ के। इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको खामोशी से सुनी बात कि ठीक है, इस वक्त जो है वो मतलब हम तो नहीं कह रहे। और अलामिया के अंदर नाम नहीं आया अमेरिका का। उन्होंने भी, चाइना ने भी एहतियात की, सबने, ब्रिक्स में सबने एहतियात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक की सियासत नहीं होने देंगे। अच्छा। अब इशू यह है सारा कि क्या कोई पाबंदियां लगी? नहीं। ईरान से ऑयल लिया जाता रहा? नहीं लगी। गंदम का क्राइसिस पैदा हो रहा है दुनिया में, क्या कोई पाबंदियां लगी? नहीं। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग पलट जाए, उलट पुलट हो जाए उसका? फिर नहीं, ये नहीं कहीं उसके नताए जो खिंच जाए, कोई लंबी चौड़ी उसमें कोई ट्विस्ट आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान की लीडरशिप की प्लानिंग क्या है, पब्लिक को बताएं। सर ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं वापस आके। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप जब सियासी मामलात पर बात कर रहे थे, आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतखाबात की तरफ ना जाके एक गलत फैसला नहीं, या तो इस मामले को हल करते। ये मामला अभी भी हल नहीं हुआ। IMF का, कीमतों का, शराइत का, ये मामला अभी भी हल नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अगर उस दिन तोड़ने का फैसला हुआ था और ना तोड़ी गई असेंबली सिर्फ इस बुनियाद पे कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया जी, तो फिर उसमें यह बात कहां से आ गई कि IMF मुआहदा नहीं करता, तो फिर मुल्क का क्या, फिर वो केयरटेकर ही आते ना, तो क्या होता? और अगर आ गए हैं तो फिर उसको प्रॉपरली उसको सोल्यूशन ढूंढने। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने अभी जो पहले बात की, मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, ये यहां पे फिर ब्लूमबर्ग को 24वीं हमारी जो स्टोरी है कि रोजनेफ्ट जो है रशिया एग्जामिन्स आइडिया ऑफ दुबई बेस्ड ऑयल ट्रेडिंग यूनिट कि दुबई, यानी आप जरा देखें तो सही कि क्या मुमकिन है, क्या आप यहां से जाके अपने आसपास किसी बरादर मुल्क से बात कर सकते हैं कि हमें रशिया को ऑयल दो, या इतने डरे हुए हैं कि आप तस्वुर, आप सोच भी नहीं रहे इस बात पे। अच्छा, इशू क्या है सारा? ये G7 का इजलास शुरू हो गया और EU का इजलास शुरू हो गया, ठीक है, और वहां पर उसके साथ ही यह खबर आ रही है कि जो सेवरोडोनेस्क, अगर आप ये मैप पे देखें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, और इस शहर से आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन का तकरीबन हजार फौजी डेली मर रहे हैं यूक्रेन के। और यहां से जो अगर हम मैप पे देखें तो ये इसका मतलब है कि पूरा जो डोनेत्स्क का इलाका है, पूरा ईस्टर्न, वो ईस्ट से रिट्रीट, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यूक्रेन रिट्रीट्स फ्रॉम सेवरोडोनेस्क एज रशिया एडवांसेस इन ईस्ट, ठीक है। रशिया वहां पे आगे बढ़ रहा है, तो ये डोनेत्स्क का जो कंप्लीट इलाका है वहां पे इस वक्त आप समझें कि यूक्रेन पीछे हट रहा है। अच्छा, यूक्रेन की मेंबरशिप हो रही EU की अलग चीज है, लेकिन वो टेलीग्राफ कह रहा है कि जी उसके ऊपर भी जो चौथी न्यूज हमारी कि जर्मनी ट्रिगर्स अलार्म स्टेज ऑफ इमरजेंसी प्लान एज पुतिन कट सप्लाई, तो ये हो गया। दूसरा EU क्रम्बलिंग यूनिटी एज टेलीग्राफ की दो स्टोरियां। अच्छा, मतलब पुतिन सप्लाईज कम करे, 40% तो गैस यूरोप की वहां से आती है ना जी, तो वो गैस कम कर रहा है रशिया, तो उसके नतीजे में बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है पूरे यूरोप के अंदर। और वो इतना बड़ा क्राइसिस है कि उसको CNBC रिपोर्ट कर रहा है जो 9th है कि पुतिन इज स्क्वीजिंग गैस सप्लाईज एंड यूरोप इज गेटिंग सीरियसली वरीड अबाउट अ टोटल शटडाउन यूरोप के अंदर। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखें, और राइटर्स कह रहे हैं 13वीं खबर की EU प्लान्स फॉर लाइफ विदाउट रशियन गैस, ठीक है।
मेरा सिर्फ कहना, और इस मौके पे कतर ने अपनी क्या कहानी डाली है। कतर देखें, कतर क्या कह रहा है, ब्लूमबर्ग, फिर ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूं, 14वीं। कतर कह रहा है कि अगर हां यूरोप को प्रॉब्लम है, हमें पता है, लेकिन अगर हमसे मुआहिदा करना है तो 20 साल का मुआहिदा करो एलएनजी का, फिर देंगे। 20 साल का मुआहिदा करोगे तो एलएनजी देंगे। ये नहीं कि कल को तुम्हारी दोस्ती हो जाए रशिया के साथ और तुम कहोगे हमें गैस नहीं। नॉर्थ स्ट्रीम अभी तो 1 से आ रही है ना गैस, 2 ब्लॉक हो गया जर्मनी का, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 से तो आ रही है। उन्होंने कहा पता चले कि कल को तुम्हारी फिर दोस्ती हो गई और फिर गैस शुरू कर दी। 20 साल का मुआहिदा करो फिर देंगे गैस। सही। कतर क्या, मुल्क इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं, अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऑप्शंस देखें, अब प्रोएक्टिवली बात करें। रूबल ये आगे कैसे चाइना की डी डॉलराइजेशन के ऊपर, आपके ख्याल ये यानी आप जरा तस्वर करें कि रुपए में पेमेंट हो रही है रशिया को, रुपए में पेमेंट कर रहा है इंडिया, यानी और आप ले रहे हैं 100 पता नहीं 5 या 10, वो ले रहे हैं $40 बैरल। अब मुझे बताएं सारी इंडस्ट्रीज के इंडिया में आपने कंपीट कर रहे हैं ना, अब बांग्लादेश शुरू कर रहा है रशिया का ऑयल। अब मुझे बताएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जब कंपीट करेंगे दुनिया में, और आपके पास तेल और गैस और बिजली और यहां पर फैक्ट्रीज और उनके ऊपर अजाब और टैक्सेशन, और साथ वहां पे सस्ता ऑयल और सारी मार्केट्स खुल रही हैं पड़ोस में, तो मुझे बताएं आप कहां खड़े होंगे दुनिया में? भाई आपकी एक्सपोर्ट्स कहां खड़ी होंगी? वही हमारे गैर मुल्की तारकीन ने वतन ने इतने पैसे भेजे, मतलब आपके इसके अलावा बाहर से कोई चवन्नी की चीज नहीं है कहने के लिए कि हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के। भाई यहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से खाक पैसा आएगा। मेरा कहने का इशू मतलब सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जब पड़ोस में आपका ऑयल सस्ता, बिजली मौजूद, गैस, हर चीज अवेलेबल होगी, तो उनकी आप कैसे कंपीट करेंगे दुनिया के साथ? और आप अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे टैक्सेस भी लगा रहे हैं, बिजली भी बंद कर रहे हैं, गैस भी बंद कर रहे हैं, और रोना धोना सुबह से शुरू करते हैं तो रात तक रोते धोते रहते हैं। कोई काम ही नहीं कर रहे। प्रोएक्टिवली जाके निकलें, कुछ ये मसाइल हल करें। आपके रोने के लिए आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवाम है ना रोने के लिए, तो आप तो कुछ करें जाके। बेहतर हो गया सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।